नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे बिहार एसएससी 12th लेवल के एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने की गारंटी है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में हम साइंस के तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है हम इसमें इंक्लूड किए हैं। फिजिक्स का भी कुछ क्वेश्चन है इसमें, बायोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन रखे हैं इसमें, और केमिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन इसमें रखे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम पूरे ऑप्शन पे बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो हमारा वीडियो होगा साइंस का पार्ट 2 वीडियो होगा। दोस्तों पार्ट 1 वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों उसमें भी हम पूरे बारीकी से हर एक ऑप्शन पे डिस्कस किए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, तो उसको देखने का कृपया जरूर प्रयास करें, जिससे आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो दोस्तों हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा हमारा थैलोफाइटा। दोस्तों थैलोफाइटा समूह के हम पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। दोस्तों थैलोफाइटा जो होता है हमारा, थैलोफाइटा दोस्तों जो होता है हमारा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह दोस्तों हमारा थैलोफाइटा है। दोस्तों थैलोफाइटा के समूह में दोस्तों हम पौधे का शरीर सुकाए होता है। थैलोफाइटा दोस्तों याद रखिएगा, थैलोफाइटा समूह के पौधे का शरीर जो होता है हमेशा सुकाए होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं हो पाते हैं। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट बात दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, थैलोफाइटा जो होता है हमारा समूहक उत्तक नहीं होता है। थैलोफाइटा जो होता है हमारा समूहक उत्तक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसमें बात है इसमें शैवाल का। दोस्तों तो शैवाल का जो हम अध्ययन किस में करते हैं दोस्तों, शैवाल का अध्ययन जो हम किस में करते हैं, शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं उसको हम फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को दोस्तों हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को दोस्तों हम वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। दोस्तों ब्रायोफाइटा क्या बोलते हैं हम, एम्फीबिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्फीबिया। दोस्तों ब्रायोफाइटा को हम वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा दोस्तों, थैलोफाइटा जो होता है हमारा खाद के रूप में नॉन स्टॉप, थैलोफाइटा जो होता है हमारा दोस्तों खाद के रूप में नॉन स्टॉप एनाबीना, क्या दोस्तों, एनाबीना, एनाबीना केल्प आदि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों थैलोफाइटा में दोस्तों हम पौधे का शरीर जो होता है, थैलोफाइटा में दोस्तों पौधे का शरीर जो होता है जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभाजित रहता है। किसमें रहता है दोस्तों, जड़, तना तथा जड़, तना और पत्तियों में क्या रहता है, थैलोफाइटा जो होता है दोस्तों हमारा ये इसमें विविध रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा कोई ठोस जो होता है हमारा गैस में परिवर्तित होता है। मतलब यहाँ पे गैस में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वपातन। दोस्तों ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा हमारा ठोस जो होता है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों ऊर्ध्वपातन जो होता है हमारा यह कैसा प्रक्रिया है, तो ऊर्ध्वपातन जो होता है हमारा एक भौतिक प्रक्रिया। कैसा प्रक्रिया दोस्तों, भौतिक प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन जो होता है हमारा एक भौतिक प्रक्रिया है। दोस्तों संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है हमारा, संघनन की प्रक्रिया में द्रव जो होता है हमारा कैसे किस में परिवर्तित होता है, संघनन की प्रक्रिया में द्रव में गैस परिवर्तित हो जाता है। संघनन की प्रक्रिया में द्रव में क्या होता है, गैस जो होता है हमारा परिवर्तित होता है। इसका मतलब होता है बोल सकते हैं हम इसको कि संघनन की प्रक्रिया में गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कुछ और बातें करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम पिघलना बोलते हैं। दोस्तों ठोस से द्रव में पिघलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पिघलना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पिघलना बोलते हैं।
पिघलना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया। द्रव से कहाँ बदलता है, गैस में। जब द्रव से गैस में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया। तो ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को बोलेंगे हम ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, संघनन बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं गैस से ठोस। गैस से ठोस का बदलना क्या बोल होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम निक्षेपण, क्या बोलेंगे हम उसको दोस्तों हम निक्षेपण बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द्रव से ठोस में बदलना। द्रव से जब ठोस में बदलेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों, जमना बोलेंगे उसको। जमना मतलब बर्फ बोलेंगे उसको, बर्फ बन जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है हमारा कौन सी तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा तरंग है जो चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है। तो ये दोस्तों हमारा पराश्रव्य तरंग होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं पराश्रव्य तरंग। तो दोस्तों पराश्रव्य तरंग को हम 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले तरंग को कहते हैं। कितना दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले तरंगों को कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले तरंग को हम पराश्रव्य तरंग बोलते हैं दोस्तों। पराश्रव्य तरंग बोलते को दोस्तों हम मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता। दोस्तों ये बात याद रखिए, पराश्रव्य तरंग को मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता है, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट याद रखिएगा। दोस्तों पराश्रव्य तरंग को क्या क्या सुन सकते हैं दोस्तों, इसको सुन सकते हैं कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकते हैं दोस्तों। चमगादड़ दोस्तों थोड़ा राइटिंग सही नहीं बैठ रहा, मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों पराश्रव्य तरंग को कौन कौन सुन सकते हैं, तो कुत्ता सुन सकते हैं, बिल्ली सुन सकते हैं और चमगादड़ सुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब देख लेते हैं अव्यय तरंग। तो दोस्तों अव्यय तरंग वो तरंग होते हैं जो 20 हर्ट्ज के नीचे वाले आवृत्ति होते हैं। क्या दोस्तों, 20 हर्ट्ज से नीचे। दोस्तों 20 हर्ट्ज से नीचे वाले आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को हम अव्यय तरंगे बोलते हैं, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले तरंगों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम पराश्रव्य तरंग बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं श्रव्य तरंगे। अब दोस्तों श्रव्य तरंगे की हम आवृत्ति देख लेते हैं। श्रव्य तरंगे की हम आवृत्ति देख लेते हैं, ठीक है, कितना होता है दोस्तों। श्रव्य तरंगे की आवृत्ति जो होता है हमारा, वो हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। श्रव्य तरंग की आवृत्ति जो होता है हमारा दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसकी मैक संख्या कितनी होती है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे की मैक संख्या, पराश्रव्य तरंगे की मैक संख्या दोस्तों होती है इसकी 5 से अधिक होती है। कितना होती है, 5 से अधिक। पराश्रव्य तरंगों की मैक संख्या दोस्तों जो होती है हमारी 5 से अधिक होती है, जो ध्वनि की चाल अपरिवर्तित कहलाती है। जो तो हमारा क्या कहलाती है, इसमें ध्वनि की चाल जो होती है हमारा अपरावर्तित परावर्धनिक कहलाती है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इतने बात को याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं दोस्तों। मैं पक्के गारंटी बोल रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन में बीएसएससी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और सही से इसको रिवाइज करते रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। दोस्तों खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों खारे पानी में जो पौधा पैदा होते हैं उसको हम हेलोफाइटा बोलते हैं दोस्तों। खारे पानी में जो पौधा उगते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइटा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जेरोफाइटा के बारे में। दोस्तों जेरोफाइटा जो होते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में। दोस्तों जेरोफाइटा हमारा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाने वाला वनस्पति है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हम मैक्रोफाइटा के बारे में। तो मैक्रोफाइटा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो मैक्रोफाइटा जो होता है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र
कटिबंधीय क्षेत्र में दोस्तों ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात होता है अब दलदली पौधे। दलदली एवं भूमध्य रेखा में आर्द्र वनस्पति पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोफाइटा बोलते हैं दोस्तों। हाइग्रोफाइटा में क्या होता है, हाइग्रोफाइटा में हमारा दल, ये जो होता है हमारा दलदली एवं भूमध्य रेखीय एवं भूमध्य रेखीय दोस्तों, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोफाइटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी हाइग्रोफाइटा बोलते हैं, हाइड्रो नहीं, सॉरी हाइग्रोफाइटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइग्रोफाइटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइग्रोफाइटा बोलते हैं। तो दलदली वाले और भूमध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको हम हाइग्रोफाइटा बोलते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोफाइटा। तो दोस्तों हाइड्रोफाइटा किसे बोलते हैं, हाइड्रोफाइटा जो हमारा जल वाष्पित क्षेत्रों को बोलते हैं, जो हमारा जल में होता है, जिसको हम जल वाष्पित, जल प्लावित, सॉरी जल प्लावित क्षेत्र में जो होते हैं उस वनस्पति को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइटा। और जो दलदली एवं भूमध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको हम हाइग्रोफाइटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चट्टानों पे। तो चट्टानों पे उगने वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं, लिथोफाइटा, दोस्तों लिथोफाइटा। लिथोफाइटा कहाँ उगते हैं, हमारे चट्टानों पे उगते हैं। कहाँ उगते हैं दोस्तों, ये हमारे चट्टानों पे उगने वाले पौधे होते हैं, जो जिसका हम बोलते हैं लिथोफाइटा। जल प्लावित क्षेत्र में पाया जाता है हाइग्रोफाइटा। ठीक है, हाइड्रोफाइटा। दलदली एवं भूमध्य रेखा में पाया जाता है हमारे दोस्तों हाइग्रोफाइटा। जेरोफाइटा हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों, और माइक्रोफाइटा जो हमारा शीतोष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। इतना बात दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरंग चाल आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है। तरंग चाल आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी सबको क्या कहा जाता है, दोस्तों इसको हम तरंग की विशेषता कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तरंग की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, तरंग को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। तरंग मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। कौन सा होता है हमारा, एक यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक तरंग होता है। कौन कौन सा तरंग होता है दोस्तों, एक यांत्रिक तरंग और दूसरा हमारा पहला हो जाता है हमारा यांत्रिक तरंग। कौन सा, यांत्रिक तरंग। दूसरा हो जाएगा कौन सा हमारा दोस्तों, अयांत्रिक तरंग। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, किसको, तरंग की विशेषता, तरंग दैर्ध्य को। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम यांत्रिक तरंगे को भी दो भागों में बांटते हैं। यांत्रिक तरंग को हम कितने भागों में फिर बांटते हैं, यांत्रिक तरंग को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा अनुदैर्ध्य, क्या होता है, अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। और दूसरा होता है हमारा अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य को दो भागों में बांटता है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग में। और इसको फिर अयांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटता है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में। ठीक है, अयांत्रिक तरंग की और बात करते हैं अयांत्रिक तरंग। दोस्तों हम अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। अयांत्रिक तरंग क्या बोलते हैं, इसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं। अयांत्रिक तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अयांत्रिक तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे के सभी जो विद्युत तरंग होते हैं वो हमारे सारे विद्युत चुंबकीय तरंग को हम फोटॉन से बनी होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं हमारे किससे बने होते हैं दोस्तों, तो फोटॉन। किससे, फोटॉन। याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है हमारे फोटॉन से बनी होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, क्या हम विद्युत चुंबकीय तरंग बात कर लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के कुछ गुण गुण बता देता हूं दोस्तों। पहला क्या हो जाएगा, यह उदासीन होता है। कैसा होता है दोस्तों, उदासीन, यह उदासीन होता है। दूसरा बता देता हूं दोस्तों, यह एक अनुप्रस्थ होती है। यह कैसा होता है, अनुप्रस्थ होती है। तीसरा बताता हूं दोस्तों, यह प्रकाश के वेग में गमन करता है। क्या करता है, यह प्रकाश के वेग में, यह प्रकाश के वेग में क्या करता है, प्रकाश के वेग में गमन करता है। प्रकाश के
वेग में गमन करता है। ठीक है, चौथा हो जाएगा हमारा ये उस इसमें ऊर्जा एवं संवेग होती है। चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऊर्जा एवं क्या होती है, ऊर्जा एवं संवेग होती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप लोग इतना बात याद रखिएगा, ये हमारा वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों बात करते हैं। राजा जी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों एशियाई हाथी का। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारा यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राजा जी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये हमारा है कहाँ पे? तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क हमारा कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड में। कहाँ कहाँ पे दोस्तों है? उत्तराखंड। कहाँ पे है दोस्तों ये? उत्तराखंड पे है। राजा जी जो है हमारा राष्ट्रीय पार्क है हमारा उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों और कुछ बातें, हाथी परियोजना का प्रारंभ कब से हुआ था दोस्तों? 1992 से हुआ था। कब से हुआ था दोस्तों? हाथी परियोजना का प्रारंभ कब से हुआ था दोस्तों? 1992 से हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? झारखंड के सिंहपुर जिले से। कहाँ से दोस्तों? झारखंड के सिंहपुर जिले से हुआ था। कहाँ से? तो इसका परियोजना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ से स्टार्टिंग हुआ था? कहाँ से दोस्तों? तो झारखंड के दोस्तों सिंहपुर जिले से हमारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का दोस्तों हमारा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जिम कॉर्बेट जो हो जाएगा हमारा प्रथम भारत का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दोस्तों संगाई हिरन, अब बात कर लेते हैं हम संगाई हिरन लगे यहाँ दोस्तों, हम सब देख लेते हैं। संगाई हिरन, यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो संगाई हिरन जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो संगाई हिरन जो होता है हमारे मणिपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? संगाई हिरन जो होता है हमारे मणिपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हंगुल परियोजना क्या हो? हंगुल परियोजना दोस्तों क्या हंगुल परियोजना कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों? तो हंगुल परियोजना का शुभारंभ जो हुआ था हमारा कब से हुआ था दोस्तों? 1970 से हमारा हंगुल परियोजना का शुभारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में हमारे कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी होता है दोस्तों। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, गड़ीमाथा समुद्री जीव जो हमारा अभ्यारण्य कहाँ पे है? गड़ीमाथा दोस्तों, गड़ीमाथा समुद्री जीव अभ्यारण्य दोस्तों हमारा कहाँ पे है? तो ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में दोस्तों। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह कछुओं के प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? ये हमारा कछुओं के प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात आप लोग याद रखिए। गड़ीमाथा दोस्तों, गड़ीमाथा समुद्री जीव, गड़ी यहाँ से जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर के सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर के सिग्नल दोस्तों कैसे प्रेषित होता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो होता है दोस्तों हमारा प्रकाश आंतरिक सिग्नल परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में एक ऐसा स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है, यह क्षेत्र तो हमारा लेह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमान घर के बारे में बात करें, कमान घर वह स्थान है, कौन सा? कमान घर दोस्तों, कमान घर वह स्थान है जिसमें निवास किया जाता है। दोस्तों लेह लद्दाख क्षेत्र जो होता है हमारे, लेह लद्दाख क्षेत्र जो होते हैं हमारे वो भूकंप के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अतः सुरक्षा की दृष्टि से पेड़
तथा पौधे की लकड़ी की ढालू छतें और निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होता है। यह हमारे लेह लद्दाख के घरों की पहचान है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो ये दोस्तों मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध जो होती है हमारे अमीनो यौगिक के कारण होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हमारा दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अमीनो यौगिक हमारे यह ऐसा ग्रुप है, अमीनो यौगिक यह हमारा ऐसा अणु है जिसमें हमारा अमीनो तथा कार्बोजेलिक दोनों ग्रुप पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? अमीनो यौगिक में क्या क्या पाया जाता है? अमीन, एमीन तथा क्या पाया जाता है? एमीन, एमीन तथा -NH2 तथा कार्बोजेलिक, कार्बोजेलिक पाया जाता है दोस्तों। इसकी एमीन तथा कार्बोजेलिक का गुण पाया जाता है किसमें? तो एमिनो यौगिक में पाया जाता है। दोस्तों अमीनो यौगिक में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसमें कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो दोस्तों 20 प्रकार के हमारा इसमें अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों अमीनो अम्ल का दोस्तों गुण कैसा होता है? तो अमीनो अम्ल का अमीनो अम्ल का अणु कैसा होता है दोस्तों? तो चतुर्फलीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? चतुर्फलीय होता है। कैसा होता है? चतुर्फलीय होता है। अमीनो अम्ल का अणु जो होता है हमारा चतुष्फलीय होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बायोगैस के मुख्य घटक कौन है? तो दोस्तों बायोगैस के मुख्य घटक हमारा मीथेन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बायोगैस होता है ये हमारा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। बायोगैस कैसा होता है दोस्तों? हमारा बायोगैस जो होता है हमारा यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। मीथेन जो होता है हमारा, जो दोस्तों मीथेन जो होता है हमारा जल में बहुत कम परंतु कार्बनिक विलायकों में काफी विलय होता है। मीथेन जो होता है हमारा जल में कम विलायक होता है और कार्बनिक विलायकों में ज्यादा, कार्बनिक विलायकों में ये ज्यादा विलय होता है। कैसा होता है? ये कार्बनिक विलायकों में ज्यादा विलय होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन का मुख्य घटक एलपीजी इसका होता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है? एलपीजी इसका मुख्य घटक होता है। ब्यूटेन को हम क्या लिखते हैं दोस्तों? C4H10 इसको हम लिखते हैं। एसिटिलीन दोस्तों, एसिटिलीन को हम क्या लिखेंगे? एसिटिलीन C2H2 हमारा एसिटिलीन होता है। इसका प्रयोग हम फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में किया जाता है। दोस्तों हम लोग फलों को पकाने में एसिटिलीन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दोस्तों एसिटिलीन का उपयोग कहाँ करते हैं? एसिटिलीन का उपयोग हम अपने घरों को वेल्डिंग, जो हमारे रड होते हैं घरों में, उसको हम वेल्डिंग के तौर में करते हैं। दो बातें हो गई। एसिटिलीन का उपयोग हम फलों को पकाने में करते हैं, दूसरा होगा हम इसके उपयोग वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है दोस्तों, बायोगैस में मीथेन हमारा कितना परसेंट होता है? तो बायोगैस में मीथेन हमारा दोस्तों 75% होता है। बायोगैस में मीथेन हमारा कितना परसेंट होता है? तो बायोगैस में हमारा मीथेन 75% पाया जाता है। दोस्तों इतना बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हमारा सही हो जाएगा। बागीचा जो है हमारा दोस्तों वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। दोस्तों अब बात करते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता कैसा है। तो दोस्तों हमारा होता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो हमारा अत्यधिक सरल पारिस्थितिक तंत्र होता है, जिसमें प्रजातियां विविध न्यूनतम होती है, जिसमें एकदम कम न्यूनतम वाले प्रजाति होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी मतलब आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा अष्टबाहु ऑक्टोपस। अष्टबाहु ऑक्टोपस जो हो गया हमारा दोस्तों ये संधिपाद प्राणी आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है।
दोस्तों ऑर्थोपोडा के अंतर्गत कौन कौन से प्राणी आते हैं? तो दोस्तों ऑर्थोपोडा के अंतर्गत हमारा तितली आता है। कौन से प्राणी आते हैं? तो दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा तितली, दूसरा हो जाएगा हमारा मकड़ी, तीसरा हो जाएगा हमारा बिच्छू, चौथा हो जाएगा दोस्तों क्या? तिलचट्टा। ये सब हमारे ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडा में हमारे होते हैं, जिसमें हमारे 8 पैर होते हैं। किसमें? ऑर्थोपोडा, जिसमें 8 पैर होते हैं। ठीक है दोस्तों। स्पाइडर, ये मकड़ी जो हो गया हमारा किस में आता है? ये हमारा ऑर्थोपाइडा में होता है, क्योंकि इसका 8 पैर होता है। ठीक है दोस्तों, हम कुछ यहाँ प्रजातियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ प्रजातियां हैं हमारा ऑर्थोपोडा के बारे में, तो हम देख लिए कौन कौन सी प्रजाति में इसमें कौन से आते हैं जानवर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का जो प्रजाति में कौन? मोलस्का में कौन कौन आता है? तो मोलस्का में हमारा घोंघा आता है। कौन सा आता है दोस्तों? घोंघा मोलस्का में आता है। सीपी जो होगा दोस्तों ये मोलस्का में आता है। और ऑक्टोपस जो हो गया हमारे दोस्तों, ये सब मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, मैं सिलेंट्रेटा देख लेते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? सिलेंट्रेटा इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इसमें आता है हमारा हाइड्रा जेलफिश। कौन सा आता है दोस्तों इसमें? हाइड्रा जेलफिश इसके अंतर्गत आता है। हाइड्रा जेलफिश होता है इसके अंतर्गत आता है। और एक फाइसेलिया, और कौन आता है दोस्तों इसमें? फाइसेलिया दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रजाति। नेक्स्ट प्रजाति है एनेलिडा। कौन सा प्रजाति हो गया दोस्तों हमारा? एनेलिडा। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत हमारा केंचुआ आता है। कौन सा आता है दोस्तों? केंचुआ हमारा एनेलिडा के अंतर्गत आता है। केंचुआ, जोंक दोस्तों, जोंक हो गया जो वो भी आता है। और चौथा हो गया हमारा नेरिस। कौन सा? नेरिस, ये भी हमारे किसके अंतर्गत आता है? ये भी हमारा एनेलिडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों ये हमारी तितली जो होगी हमारे किसके अंतर्गत आएगी? तो तितली हमारा ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगी। अब बात हो गया तिलचट्टा। तिलचट्टा भी हमारा ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा। मकड़ी भी हमारा ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अष्टबाहु ऑक्टोपस जो होगा हमारा किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारा आएगा दोस्तों ऑक्टोपस हमारा किसके अंतर्गत आएगा? मोलस्का। ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये हमारा मोलस्का के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। ये सब क्वेश्चन दोस्तों, सब क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। दोस्तों लिथियम का जो हमारा परमाणु संख्या होती है, परमाणु त्रिज्या जो होती है हमारा सबसे अधिक होती है। दोस्तों आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, कहाँ जाते हैं दोस्तों? बाएं से अगर हम दाएं की ओर जाएंगे तो हमारे आवर्त सारणी का जो त्रिज्या का मान होगा, क्या होगा? त्रिज्या का मान हमारा क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटता है। क्या होता है दोस्तों? घटता है। आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है दोस्तों? वहां पे घट जाता है। लेकिन वर्ग में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, कहा जाते हैं ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो उसकी परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? तब इसकी परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है? बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? घट जाएगा। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारी परमाणु त्रिज्या का मान जो हो जाएगा हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं परमाणु त्रिज्या। यहाँ पे लिख देते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? परमाणु त्रिज्या। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो परमाणु त्रिज्या को हम किस में मापते हैं? तो परमाणु त्रिज्या को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। किस में दोस्तों मापते हैं? एंगस्ट्रॉम। किस में मापते हैं दोस्तों? हम इसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं? इससे हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम 1 एम एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 1 एम एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10 टू द पावर माइनस इतना एम होता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1 एम एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 होता है। ठीक, जिसको हम ए के पावर
जीरो से हम इसको डिनोट करते हैं। अब परमाणु त्रिज्या को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नाभिकीय त्रिज्या को हम किस में मापते हैं। अब बात करते हैं नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या। दोस्तों नाभिकीय त्रिज्या को हम किस में मापते हैं, तो फर्मी में मापते हैं। किसमें? फर्मी में मापते हैं, फर्मी में मापते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम डिनोट करते हैं एफ एम से, इसको हम डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं एक फर्मी के बराबर कितना होता है। तो दोस्तों एक फर्मी के बराबर होता है 10⁻⁻15 एम होता है, ये हमारा एक फर्मी के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वह अम्ल कौन है, वह अम्ल कौन है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑजेलिक अम्ल, जिसको हम मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल इसे बोलते हैं, इसे ऑजेलिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ बात करते हैं मेथनोइक, मेथनोइक, मेथनोइक अम्ल। दोस्तों मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, क्या फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों हमारा HCOOH। क्या होता है दोस्तों, HCOOH इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। अब बाकी ऑप्शन पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, बाकी ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। टमाटर में क्या पाया जाता है, टमाटर में हमारा दोस्तों ऑजेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर, टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक, टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम। नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, खट्टे फलों, जैसे में क्या हो जाएगा हमारा, नींबू हो जाएगा, संतरा हो जाएगा। इसमें हमारा क्या पाया जाता है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिस साइट्रिक अम्ल जिसे विटामिन सी बोल सकते हैं, विटामिन सी के रूप से, सॉरी, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जो खट्टे फलों में हमारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल प्रकाशीय समानता प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल जो होता है हमारा कैसा होता है, प्रकाशीय समावता को प्रदर्शित करता है, लैक्टिक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल जो होता है हमारे ये दही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, दही में पाया जाता है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे में नींबू संतरा बहुत सारे फल हो जाते हैं, ETC आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यक्षमा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन है। तो यक्षमा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक को हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है दोस्तों। ये हमारा यक्षमा रोग पैदा करने वाला होता है। यक्षमा रोग को हम टीबी, तपेक्षित यह भी रोग बोल सकते हैं। यह हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ये जो हमारा केस के द्वारा होता है हमारा, ये दोस्तों हमारा होता है ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु। दोस्तों ये रोग होता है हमारा ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है, जिसको हम यक्षमा, टीबी और तपेदिक रोग बोल सकते हैं। जिसके द्वारा हमारा कौन सा अंग प्रभावित, कौन सा अंग दोस्तों हमारा प्रभावित होता है। दोस्तों हमारा इसमें अंग जो होता है कौन सा प्रभावित होता है दोस्तों, इसमें हमारा जो अंग प्रभावित होता है, हड्डी, मस्तिष्क, फेफड़ा, यकृत। कौन सा, हड्डी, मस्तिष्क दोस्तों हो जाएगा, हड्डी, मस्तिष्क, मस्तिष्क, फेफड़ा आदि दोस्तों में इस रोग में प्रभावित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया जल रहित। अब बात करते हैं बैक्टीरिया जल रहित रोग कौन कौन सा होता है दोस्तों। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया से जो फैलने वाला रोग होता है वो हमारा टाइफाइड होता है। कौन सा होता है दोस्तों, टाइफाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंत ज्वर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंत ज्वर भी बोला जाता है, जो ये हमारे दूषित पानी से फैलता है, ठीक है।
ये हमारा बैक्टीरिया का रोग होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कुछ बैक्टीरिया से होने वाले अन्य रोग भी देख लेते हैं। तो मतलब बैक्टीरिया से कितने रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो फ्लैग भी होता है, क्या होता है दोस्तों, फ्लैग। फ्लैग भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। हैजा भी दोस्तों हमारा बैक्टीरिया के कारण ही होता है। डिप्थीरिया जो होता है हमारा, डिप्थीरिया दोस्तों, डिप्थीरिया जो होता है हमारा, ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। टिटनेस दोस्तों, टिटनेस टिटनेस भी होता है, ये हमारा भी बैक्टीरिया के कारण होता है। न्यूमोनिया, न्यू दोस्तों न्यूमोनिया न्यूमोनिया भी हो गया दोस्तों, यह भी हमारा किसी कारण होता है, ये भी हमारा बैक्टीरिया के कारण ही रोग होता है। इतना दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों बाह्य अंतरिक्ष यात्री में किसी कैसा दिखाई देता है, तो ये हमारा काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बाह्य अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है दोस्तों, सभी रंगों को हमारा अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करती। इसीलिए दोस्तों हमारा अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है वो काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं प्राथमिक रंग के बारे में। प्राथमिक रंग दोस्तों, प्राथमिक रंग हमारा कौन कौन सा होता है। प्राथमिक रंग दोस्तों, हमारा प्राथमिक रंग जो होता है वो हमारा लाल, हरा और नीला होता है। कैसा होता है दोस्तों, लाल, हरा और नीला। दोस्तों ये कैसा रंग होता है, ये दोस्तों हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। लाल, हरा और नीला रंग को हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, द्वितीय रंग। ये भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए अब मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। द्वितीय रंग हो जाएगा। ये कौन कौन से होता है, द्वितीय रंग जो होता है हमारा पीला, मैजेंडा। कौन कौन से रंग होता है इसमें हमारा आते हैं, पीला आते हैं हमारे, मेजेंडा, कौन से, मेजेंडा। ठीक, और एक पीकॉक, कौन सा होता है, पीकॉक। ये सब दोस्तों हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे द्वितीय रंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो बातें आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। जब दौड़ के दौरान धावक जो होता है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो दोस्तों उसके शरीर के मध्य में उसका गुरुत्व केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों दौड़ के कारण गुरुत्व बल धावक के शरीर के मध्य कारण इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो होती है, जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। इसीलिए हमारा धावक का गुरुत्व केंद्र जो होता है शरीर के मध्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं। दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ, आप लोग उसको याद रखिएगा। जब कोई वस्तु हम ऊपर से छोड़ जाते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर गिरती है। जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो किसके कारण नीचे गिरती है, तो वो दोस्तों हमारे गुरुत्व बल के कारण नीचे गिर जाती है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकोपीनिया है। क्या है दोस्तों, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम हमारा ल्यूकोपीनिया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। जल एक चक्रीय संसाधन है, यह कथन दोस्तों एकदम सही दिया गया है। और दूसरा, जल जो है एक जैविक नहीं, जल जो है हमारा कैसा, जल जो एक चक्रीय संसाधन है और जल एक अजैविक संसाधन है, ये बात सही होता है। और जल का 3 अवस्था होती है। जल कितने अवस्था होते हैं दोस्तों, जल की 3 अवस्था होती है, ये बात है। जल जो है हमारा एक चक्रीय संसाधन है और जल एक अजैविक संसाधन है और जल की 3 अवस्था होती है। ठीक, और जल एक गैर नवीकरणीय नहीं है, जल जो है हमारा एक नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन है। जल हमारा नवीकरणीय संसाधन है और जल का एक अजैविक संसाधन होता है। ठीक, और जल की 3 अवस्थाएं होती है, ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये सही है और जो मैंने 3 बताया ये बात सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले उपघटकों के उदाहरण कौन से हैं। दोस्तों किसी तालाब में पाए जाने वाले उपघटकों के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कसा भीका जो हो जाएगा हमारा तालाब में पाए जाने वाले उपघटकों का उदाहरण है। कसा भीका दोस्तों हमारे तालाब में पाए जाने वाले उपघटकों का उदाहरण है। दोस्तों कसा भीका में हमारा किस में पाया जाता है, ये हमारा प्रोटोजोआ का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है दोस्तों, कसा भीका जो होता है हमारा प्रोटोजोआ का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है दोस्तों, प्रोटोजोआ का एक उदाहरण होता है। प्राणलवित जो हमारा कैसा है दोस्तों, प्राणलवित जो होता है हमारा पादप प्लवक का उदाहरण होता है। कैसा हो, किसका उदाहरण होता है दोस्तों, ये पादप प्लवक। किसका, पादप प्लवक का दोस्तों ये उदाहरण होता है। ठीक है, और कसा भीका होता है जो हमारा प्रोटोजोआ का उदाहरण होता है, जेलीफिश। ठीक है, ये था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये था हमारा आज का प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, शेयर जरूर कर देना ताकि सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।